नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से 35 यानी कि फंडामेंटल राइट्स। भारत का संविधान, उसका जो पार्ट 3 है जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक है, 12 टू 35, वो कंसर्न करता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि वो अधिकार जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड करके हमारे फोर फादर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिए थे। हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाकी देशों से लिया हुआ है और बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिया हुआ है। तो कई बार ये सवाल आता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन वही लेना था जो अंग्रेजों का था, तो फिर फायदा क्या हुआ उस कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक चीज सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है तो वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। अगर आप फंडामेंटल राइट्स को बीच में से निकाल दो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वजूद ही नहीं है। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन वही बन जाएगा जो अंग्रेज चलाया करते थे। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी एक चीज को मानी जाए तो वो है फंडामेंटल राइट्स। ये क्यों है, ये हम आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो डेफिनेशन, स्कोप और फीचर्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड इंश्योर इक्वालिटी फ्रीडम विच इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, इसकी बुनियाद फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बराबरी। सबको बराबरी का अधिकार मिलता है। जब हम गुलाम थे तो ये बराबरी का अधिकार ही हमारे पास नहीं था, लेकिन हमारे को जब फंडामेंटल राइट्स मिले तो अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात, इन सब बंधनों से मुक्ति मिली और हम लोगों को आजादी जो है वो रियल सेंस में मिली। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसके अगेंस्ट में है? ये स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट में है। फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट में रखे गए हैं? ये गवर्नमेंट की, सरकार की पावर्स को लिमिट करने के लिए रखे गए हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सरकार चाहे अंग्रेजों की हो, चाहे गोरों की हो, चाहे कालों की हो, अंग्रेजों की हो या किसी और नस्ल के लोगों की हो या भारतीयों की हो या किसी भी और कम्युनिटी की हो, चाहे इस्लाम की हो, चाहे किसी की भी हो, सरकारों की एक बेसिक आदत होती है। जो व्यक्ति ऊंचाई पर बैठता है उसकी एक बेसिक आदत होती है, वो होती है तानाशाही की, दादागिरी की। जो व्यक्ति ऊंचाई पर बैठता है अपने घरों के अंदर भी, अपने परिवारों के अंदर भी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सबसे ऊपर बैठता है वो कुछ ना कुछ तानाशाही, कुछ ना कुछ दादागिरी तो जरूर चलाता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे को अधिकार दिलाते हैं इस तानाशाही, इस दादागिरी के खिलाफ। तो तानाशाही किसी की भी नहीं चलेगी, फंडामेंटल राइट्स ऐसी चीज है। इसीलिए याद रखना, जब भी फंडामेंटल राइट्स में कोई केस फाइल होगा तो किसी आम आदमी, आप जैसे मेरे किसी आदमी ने ये केस किया होगा, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। इसीलिए सरकारों की हमेशा से ये कोशिश रहती है, इसलिए जब भी कोई अमेंडमेंट का कानून आता है, जब भी कोई कानून आता है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा कभी ना कभी इस बारे में जरूर होता है कि किसी ना किसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को, लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कम कर दिया जाए, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाए। इसीलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है कि जब भी कोई ऐसा कानून आए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा भी वॉयलेट करे, हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक प्रोविजन है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी के फंडामेंटल राइट्स समझने में आपको काफी आसानी रहेगी। नेक्स्ट चीज ये है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने अमेरिका के बिल्स ऑफ राइट्स से उठाए हैं। अमेरिका में बिल्स ऑफ राइट्स एनश्राइंड है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से हमने ये उठाए हैं। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था यानी 1950 के अंदर जब लागू हुआ था तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब हमारे यहाँ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 31
आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 31 को आर्टिकल 300 ए में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जो 300 ए है ये 12 से 35 के बीच में नहीं है, तो ये एक लीगल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन 31 जब ये था, जब ये धारा आर्टिकल 31 में आता था, तब ये फंडामेंटल राइट था, तब ये बहुत ज्यादा ताकतवर था। अब ये उतना ताकतवर नहीं रहा। तो 44वें संशोधन के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हमारा जो है फंडामेंटल राइट खत्म करके उसको केवल एक लीगल राइट बना दिया गया। फिर दूसरी बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये सस्पेंड किए जा सकते हैं अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को तब भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि जब देश में इमरजेंसी लगी हो तो आपके फंडामेंटल राइट्स को आपके देश की सरकार जो है वो खत्म कर सकती है। सबसे बड़ी बात फंडामेंटल राइट्स के बारे में यह है कि ये जस्टिसिएबल हैं, यानी कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। दूसरी बात, ये रिस्ट्रिक्टिव हैं, यानी कि ये स्टेट यानी गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर बट्टा है। नेगेटिव है, लिमिटेड गवर्नेंस को भी बोला जाता है, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स देश की जो सरकार है उसकी जो पावर्स हैं उसको कम करते हैं। फिर बात आती है नॉट एब्सोल्यूट की। ऐसा नहीं है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है, जो लिख दिया वो है ना, ऐसी बात नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, यानी कि राइट टू इक्वालिटी जरूर है हमारे यहाँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो रिजर्वेशंस को भी दिया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कानून को बनाया जा सकता है। क्यों? ताकि इक्वालिटी बनी रहे। आप इक्वालिटी का पर्पस कुछ और देखते हैं, लेकिन संविधान इक्वालिटी का पर्पस ये देखता है कि इक्वालिटी बननी चाहिए, ना कि इक्वालिटी रखनी है सबके बीच में। अगर एक कम्युनिटी आगे और दूसरी कम्युनिटी पीछे है तो असली इक्वालिटी तो तभी आ सकती है ना जब नीचे वाली कम्युनिटी को ज्यादा प्रोविजंस दिए जाए, ताकि उसको बराबरी पर लेकर आया जाए। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जहां पर भी हों लगाई गई हैं। फिर उसके बाद है यूनिवर्सल। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सब सिटीजन्स को दिए गए हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी दे रखे हैं। हाँ जी, कुछ फंडामेंटल राइट्स तो हमारे नॉन सिटीजन्स को भी मिले हुए हैं, लेकिन सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे सिटीजन्स को दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स आखिर हैं क्या। तो पहली चीज आपको ये समझना चाहिए कि हमारे पास कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उन 6 फंडामेंटल राइट्स में से सबसे पहले फंडामेंटल राइट कौन सा है? पहला 1 नंबर का फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, जिसके अंदर धारा 14 से 18 तक आर्टिकल 14 टू 18 जो है वो इंक्लूड होता है पहले फंडामेंटल राइट में। आप ये समझिए कि 14 से लेकर 32 तक, और इसमें से एक आप फंडामेंटल राइट निकाल दीजिए, 31वां निकाल दीजिए। 14 टू 32 सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उन सबको हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो वो कौन सी है? तो पहली कैटेगरी आती है राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी में 14 टू 80 आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर है, कानून किसी में भी फर्क नहीं समझेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर, ये हमारा आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ, आपके जन्म के आधार पर कि आप महाराष्ट्र में पैदा हुए या आप हरियाणा में पैदा हुए, आप तमिलनाडु में पैदा हुए, इस बेसिस के ऊपर आपके साथ इस देश में किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी के अंदर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि बराबरी लेकर आनी है। तो बराबरी लाने के लिए रिजर्वेशंस दी जा सकती हैं। जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई ना कोई रिजर्वेशन जो है वो दी जा सकती है। तो 16 आर्टिकल जो है वो ये जरूर कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये भी एक्सेप्शन देता है कि ये भेदभाव अगर जातियों को बराबरी पर लाने के लिए किया जाए तो फिर ये मंजूर किया जा सकता है। फिर है आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जब भारत गुलाम था या मुगलों के टाइम में था या प्राचीन काल में, कुछ अनटचेबिलिटी मतलब कुछ छुआछूत जैसी कुछ समस्याएं भारत में थी, लेकिन आजाद भारत ने इन समस्याओं को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने यहाँ से हटा दिया है, निकाल दिया है। भारत में अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना इस टाइम पर क्राइम है। आर्टिकल 17 हमें यह बताता है कि अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है। आप इस चीज को इस तरीके से देखिए कि हो सकता था कि अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस मान लिया जाता केवल आईपीसी की किसी धारा के तहत, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन्होंने संविधान में बकायदा फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक प्रोविजन डाला है जिसके अंदर कहा गया है कि अब से अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसका मतलब ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब ये है कि अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करती है सरकार तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। तो इसका मतलब अनटचेबिलिटी को जड़ से खत्म करने के लिए ये एक राइट जो है हमारे को दिया गया है। नेक्स्ट आता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा प्रोविजन है कि आजादी से पहले जो जन्म के आधार पर टाइटल्स दिए जाते थे, कुंवर, राजा, महाराज, महाराज धीराज, राय साहब, नवाब, ये जो टाइटल्स जन्म के आधार पर दिए जाते थे, आजादी के बाद ये सारे टाइटल्स को खत्म कर दिया गया। आज के समय में केवल वही टाइटल्स रह गए हैं जो एकेडमिक हैं या फिर जो मिलिट्री ऑनर्स हैं। परमवीर चक्र, वीर चक्र, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ऐसे टाइटल्स को आप अपने नाम के साथ लगा सकते हो। इंजीनियर, आर्किटेक्चर, ये टाइटल्स आप अपने नाम के साथ लगा सकते हो क्योंकि ये जन्म के आधार पर नहीं है, ये आपकी योग्यता के आधार पर है। तो इस तरीके से 14 से लेकर 18 तक, 14 टू 18 जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो सब एक तरफ इशारा करते हैं। वो क्या है? हमारा पहला फंडामेंटल राइट, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। अगर हम दूसरे फंडामेंटल राइट की तरफ बढ़े, हमारा जो दूसरा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल्स 19 से लेकर 22, 19 टू 22 इंक्लूड होते हैं। आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो ये हमें राइट टू फ्रीडम, आजादी देता है 6 किस्म की। कौन कौन सी? स्पीच और एक्सप्रेशन की, हम कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फर्क ये है, स्पीच में तो आप बोलकर कुछ करते हो, एक्सप्रेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई कार्टून हो सकता है, कोई डांस हो सकता है, आप कोई ऐसा डांस कर सकते हैं जो कि किसी एक आपकी मन की व्यथा को या भावना को रिप्रेजेंट करता हो, या फिर आप सरकार के अगेंस्ट कोई कार्टून बना सकते हो। तो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप भारत में अपनी आजादी से कुछ भी कह लिख सकते हो, ये आपको अधिकार आर्टिकल 19(1) में मिला है। आप कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हो, इकट्ठे झुंड में आप इकट्ठे हो सकते हो। आप किसी तरह की ट्रेड यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। आप कहीं पर भी भारत में मूव कर सकते हो, मूवमेंट का आपको अधिकार है। आप भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हो, आप भारत में कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन ये सारी फ्रीडम्स के ऊपर कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी कह सकते हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाजार के अंदर खड़े होके झूठ बोलेंगे या किसी को गालियां देनी शुरू करेंगे या इनडिसेंसी वाली बातें बोलनी शुरू करेंगे, ये अलाउड नहीं है। असेंबली, आप इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हथियार लेकर इकट्ठे होना शुरू कर देंगे, वो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है। आप एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है
कि आप एक इलीगल ग्रुप बनाएंगे जो कि वायलेंस को प्रमोट करता होगा। आप मूवमेंट भारत में कहीं से कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर भारत में कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं तो आप वहां पर भी मूव करेंगे। आप भारत में कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में आपका रहना वर्जित है, वहां पर आपको जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए। आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इलीगल प्रोफेशंस को चूज करेंगे। तो आपको राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई हैं। दूसरा जो आपको अधिकार दिया हुआ है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। अगर आप कभी अरेस्ट हो जाते हो, अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो, अरेस्ट होकर उसके बाद अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो, आपको सजा मिलती है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी ऐसे किसी कानून पर सजा नहीं मिल सकती है जो कानून उस टाइम भारत में नहीं था लेकिन बाद में बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, आज के भारत में अगर चोरी करना, इसके अगेंस्ट में कोई कानून नहीं है और बाद में ये कानून बनाया जाए कि चोरी करना पाप है, और आपने उस कानून के बनने से पहले चोरी की है, तो आपको सजा नहीं मिल सकती है। मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। यानी कि अगर कानून किसी चीज को क्राइम नहीं मानता और बाद में उस चीज को क्राइम माना जाएगा, तो पहले अगर किसी ने वो काम किया है उसको सजा नहीं मिल सकती। इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। ये क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल है, सिविल केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर सरकार बाद की डेट पे टैक्स लगाती है तो पहले होने वाली इनकम के ऊपर वो टैक्स लग सकता है, लेकिन अगर बाद में क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाता है तो पहले किए हुए क्राइम्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर है डबल जियोपार्डी। आपको किसी एक क्राइम की दो बार सजा नहीं मिल सकती, डबल जियोपार्डी नहीं हो सकता। कोई एक क्राइम किया आपने तो आपको सजा एक ही बार मिलेगी। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों को मौत की सजा मिल जाती है, फांसी की सजा मिलती है, तो वो एक मर्सी एप्लीकेशन फ्लोट कर देते हैं कि जी हमारे को मर्सी मिलना चाहिए, हमारी फांसी की सजा माफ होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उस मर्सी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन आने में 10 साल, 15 साल या 20 साल लग जाते हैं। उसके बाद भी वो मर्सी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी अगर हो जाती है तो फिर भी उनको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर आप 10 साल अगर कोर्ट में कैद में आप रह चुके हो तो आप एक सजा तो पहले ही भुगत चुके हो, आपको दो सजाएं तो मिल नहीं सकती कानून के हिसाब से, तो आपको फांसी भी नहीं दी जा सकती। तो अगर आपको फांसी की सजा हुई है और आप 10 साल वैसे ही जेल में अगर आप निकाल देते हो, तो फिर आपको फांसी की सजा हो पाना भी मुश्किल है, डबल जियोपार्डी नहीं है। और तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोर्ट के अंदर आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप अपने खिलाफ खुद गवाही दें। आप चुप रह सकते हैं या हो सके तो झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप खुद के खिलाफ गवाही दें। इसके बेसिस पर आपको कभी भी क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। तो ये अधिकार आपको आर्टिकल 20 के अंदर मिलता है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीने का अधिकार। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21, आजाद भारत में सबसे ज्यादा यूज इसी का हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं मोस्ट ब्रॉडली डिफाइंड फंडामेंटल राइट। आपने तो लिख दिया राइट टू लाइफ, बट जिंदगी है क्या? ये तब से लेके जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है आज तक बहुत सारे केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि जिंदगी है क्या, लिबर्टी है क्या। किसी ने कहा कि जी मुझे भूख लगती है, खाना नहीं है, मैं राइट टू लाइफ मेरी मेरी कैसे है? तो उन्होंने कहा कि आपको फूड मिलेगा, राइट टू फूड दिया गया। और आज भारत की सरकार 50% से ज्यादा जनसंख्या को सस्ते में अनाज देने के लिए बाध्य है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू फूड होना चाहिए। किसी ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में जाकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए। आज के समय में भारत सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं ला सकती कि जो आपकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करे, वॉयलेट करे। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, किसी ने कहा कि मुझे जॉब नहीं मिलती है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं जीऊं तो जीऊं कैसे, मेरी राइट टू लाइफ क्या है, मेरी राइट टू लिबर्टी मेरा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात कही कि गवर्नमेंट को आज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मनरेगा को इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर है।
राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू स्लीप, राइट टू इंटरनेट। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की और सरकारों को वो चीज देनी पड़ी राइट टू लाइफ के तहत। और धीरे धीरे ये जो राइट टू लाइफ है ये एक्सपैंड होता चला गया। इतना एक्सपैंड हुआ कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर एक अलग से कानून भी बना, राइट टू एजुकेशन, जिसको राइट टू लाइफ का ही एक एक्सटेंशन माना गया। अब ये आर्टिकल अपने आप में बिल्कुल एक नया आर्टिकल है, आर्टिकल 21A, जो ये कहता है राइट टू एजुकेशन, यानी 6 से 14 साल का कोई भी बच्चा जो है भारत में है तो उसको मुफ्त शिक्षा का अधिकार भारत का संविधान प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 21A के तहत 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में पास किया गया था। उसके बाद आता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट। आर्बिट्ररी अरेस्ट का मतलब अपनी मर्जी से किसी को भी उठाकर जेल में डाल देना। ऐसा कोई कानून भारत में नहीं है। अगर आपको कोई पुलिस वाला जबरदस्ती उठाकर जेल में डालता है तो आपके कुछ अधिकार हैं। वो अधिकार क्या हैं? आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको जेल में क्यों डाला गया है, पहली बात। दूसरा है, आपको अधिकार होगा कि आप अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, राइट टू बी कंसल्टेड। और तीसरा ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर ये तीनों चीजें होती हैं तभी आपकी जो डिटेंशन है, आपका जो अरेस्ट है वो वैलिड है, नहीं तो पुलिस को आपको इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये जो सब हमने डिस्कस किए आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, ये सब हमारे सेकंड फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम का पार्ट है। अब हम थर्ड फंडामेंटल राइट की बात करेंगे। थर्ड फंडामेंटल राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई हमें एक्सप्लॉयट करे, कोई हमारा शोषण करे। इसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 जो है वो फोर्स्ड लेबर, बेगार, बंधुआ मजदूरी, स्लेवरी, दास प्रथा, इनके अगेंस्ट है। आर्टिकल 23, किसी जमाने में दास प्रथा हुआ करती थी, बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी इस देश के अंदर। उस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 23 के तहत उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। और आर्टिकल 24 क्या कहता है कि चाइल्ड लेबर भारत में नहीं है, यानी कोई बच्चा जो 14 साल से कम का है उसे किसी भी हजार्डस इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। उसका अधिकार है कि उसे किसी भी हजार्डस केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय आप 14 साल की कम उम्र से पहले आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आर्टिकल 23 और 24 जो है वो तीसरा फंडामेंटल राइट कंपोज करते हैं, जिसका नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत में अपने धर्म का पालन करने की आजादी। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारे को ये आर्टिकल मिले हुए हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? हम अपना धर्म, कोई भी धर्म जो है, हम कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसके रिचुअल्स को हम लोग एग्री करके उनको हम लोग अपने घर में या मंदिरों में, मस्जिदों में, कहीं पर भी उन रिचुअल्स को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये अधिकार हमारे को आर्टिकल 25 के तहत मिला है। आर्टिकल 26 भी यही कहता है कि हमारे जो रिलीजियस मैटर्स हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। आप, हमारे जो रिलीजियस मैटर्स हैं, वो हमारे जो पर्सनल मैटर्स हैं, उनको हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 जो है वो ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। आर्टिकल 27 अगेन धर्म का एक आर्टिकल है, हमें अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है। आपने सुना होगा कि मुगलों के टाइम में, कभी किसी जमाने में मुगलों के टाइम में अकबर से पहले, अकबर ने इस टैक्स को बंद कर दिया था। हिंदुओं के ऊपर तीर्थ यात्रा टैक्स लगा करता था, मसूद लगा करता था। तीर्थ यात्रा पे जब वो जाया करते थे तो उनको मुगलिया सल्तनत को टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार के सभी टैक्स आज के भारत में एप्लीकेबल नहीं है। अपने धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए कोई टैक्स आपको सरकार को देना नहीं पड़ेगा। पहली चीज,
आर्टिकल 27 के तहत अगर आप हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं तो हिंदू धर्म का पालन करने की वजह से कोई टैक्स आपके ऊपर लगे, ये चीज अब संभव नहीं है। दूसरी चीज ये है इसी आर्टिकल के अंदर कि जो टैक्स से कलेक्टेड पैसा है सरकार के पास, जो टैक्स से आया हुआ पैसा सरकार के पास पड़ा है, वो पैसा किसी एक धर्म के प्रमोशन में सरकार नहीं लगा सकती है। ये दोनों बातें इस आर्टिकल के तहत आती हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी आपका धर्म आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देता है तो आप उन इंस्ट्रक्शंस का पालन कर सकते हैं। आपको ये पूरी की पूरी अधिकार दिया, पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है कि आप अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को मान सकते हैं। इसको आप इस एंगल से देखिए कि भारत में एक धर्म है जो मूर्ति पूजा की बात करता है, दूसरा धर्म है जो मूर्ति पूजा के बिल्कुल अगेंस्ट है। आप इन दोनों में से कोई भी धर्म अडॉप्ट कर लीजिए, आप ये मानिए कि मूर्ति पूजा हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये दोनों बातें ठीक है। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट, भारत की सरकार नहीं कहती है कि हाँ जी मूर्ति पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो इन चीजों में पड़ती ही नहीं है। वो कह रही है कि अगर आपका धर्म कहता है मूर्ति पूजा होनी चाहिए आप कर लो, अगर आपका धर्म कहता है मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए तो भाई मत करो। ये भी रहेंगे और ये भी रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये है आर्टिकल नंबर 28। तो आर्टिकल 25 से 28 हमारे को ये बताता है कि हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे को इजाजत देता है कि हम अपने धर्म का, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। तो इसका मतलब आर्टिकल 25 टू 28 नो स्टेट रिलीजन और सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिपिक्ट करता है। अगला आर्टिकल है, अगला जो फंडामेंटल राइट है, पांचवा फंडामेंटल राइट हमारा, पांचवा फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ध्यान रखिएगा ये राइट्स जो हैं ये माइनॉरिटीज को दिए गए हैं, ये है माइनॉरिटीज को। ये जो ऊपर वाला आपने दिया देखा है, ये जो चौथा फंडामेंटल राइट है ये है धर्म का, और ये किसका है, ये है माइनॉरिटीज का। अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि माइनॉरिटीज कौन से होते हैं, तो आप उसमें भी धर्म को ले आएंगे। आप कहेंगे कि ये तो धार्मिक माइनॉरिटी, तो जिसको आप माइनॉरिटीज बोल रहे हो तो धर्म के आधार पर है धर्म के आधार पर, लेकिन माइनॉरिटीज का जो लेना देना है वो है पॉपुलेशन से। हमने क्या किया है, माइनॉरिटीज को धर्म के आधार पर डिवाइड तो किया है, लेकिन डिवीजन जो है वो पॉपुलेशन के आधार पर किया गया है। अब होता क्या है कि किसी भी देश में या किसी भी जगह पर जो चलती है ज्यादा वो मेजॉरिटी की चलती है, जो जो संख्या बल में ज्यादा होते हैं वो जो कहते हैं नॉर्मली वो माना जाता है। इसीलिए हमारे देश के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनको हमने कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं। हमारे देश में माइनॉरिटीज कौन कौन है, जिनका भी नंबर 50% से कम है हम उन्हें माइनॉरिटीज मानते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं मुस्लिम्स, इसमें आते हैं सिख्स, इसमें आते हैं क्रिश्चियंस, इसमें आते हैं बुद्धिस्ट्स, इसमें आते हैं जैनिज्म्स या जैन लोग, और इसमें आते हैं पारसीज। ये सारी कम्युनिटीज, जो ये 6 कम्युनिटीज हैं भारत में, इनको हम लोग माइनॉरिटीज का दर्जा देते हैं और इसीलिए इनको हमने कुछ स्पेशल अधिकार दिए हैं। क्या अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 29 के तहत हमने कहा कि ये जो माइनॉरिटीज है ये अपनी लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट, अपना कल्चर उसको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इनके कल्चर, स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आर्टिकल 29 बनाया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 30 के तहत हम कह रहे हैं कि ये जो माइनॉरिटीज है ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी मैनेज खुद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने जैन लोग अपना स्कूल बना सकते हैं, इस्लामिक लोग, मुस्लिम लोग अपना स्कूल बना सकते हैं, सिख लोग अपना स्कूल बना सकते हैं और अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ये प्रमोट कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने धर्म के बारे में ये लोग पढ़ा सकते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने कवर किए हैं अब तक। अब बात आती है हमारे छठे फंडामेंटल राइट की। मैंने पहले ही बताया है यहां तक हम लोग आर्टिकल 30 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें आर्टिकल 31 हुआ करता था, विच वॉज राइट टू प्रॉपर्टी।
अभी ये आर्टिकल जो है ये खत्म कर दिया गया है, इसको जो है 44th अमेंडमेंट के अंदर 300A बना दिया गया है। तो अब आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। तो 7 से 6 फंडामेंटल राइट्स हुए, तो जो छठा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में से अगर कम से कम अंबेडकर साहब की माने तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट उनका तो ये कहना था कि ये आर्टिकल जो है, ये जो 32वां आर्टिकल है, पूरे संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल है, और यही भारत के संविधान का दिल है और उसकी आत्मा है। बाकी सारे आर्टिकल एक तरफ, और धारा 32 जो है, आर्टिकल 32 जो है, वो एक तरफ। ध्यान से सुनिएगा कि ये आर्टिकल क्या कहता है। ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस फाइल कर सकते हैं। जब ये केस आप फाइल करेंगे तो उसको बोला जाएगा रिट, कि आपने रिट पिटीशन फाइल की है। तो आप रिट पिटीशन कौन सी धारा के तहत फाइल कर सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। अगर रिट पिटीशन आपने हाई कोर्ट में फाइल करनी है तो उसमें लगेगी धारा 226। हाई कोर्ट के लिए रिट पिटीशन धारा 226। लेकिन धारा 226 जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आप धारा 32 का यूज करेंगे, जो एक फंडामेंटल राइट है, ये ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हाई कोर्ट में अगर जाते हैं तो वो फंडामेंटल राइट नहीं है। रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करना एक फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना आपका मौलिक अधिकार है। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल करना ज्यादा आसान है, ज्यादा आपको ताकत प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा कि किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो ये है हमारे रिट्स। हमारे यहाँ 5 तरह के रिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। पहला है हबियस कॉर्पस, जिसका लिटरल मीनिंग होता है यू मे हैव द बॉडी। इसका मतलब है कि अगर आपको इलीगली डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो आपके कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं। यानी भारत के अंदर इलीगली किसी को भी अरेस्ट या डिटेन सरकार नहीं कर सकती है। दूसरा है मैंडेमस, यानी वी कमांड। आपके घर के बाहर सामने डंपिंग जोन बना दिया म्युनिसिपैलिटी ने और वहां पर कूड़ा गिरने लग गए, तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट जाकर उसको हटवा सकते हो। यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर्स देंगे आपकी म्युनिसिपैलिटी को कि ये जो आपने कूड़ा यहाँ पर डंपिंग जोन बनाया है ये बिल्कुल गलत है, इसको आप हटाओ। वी कमांड, यानी कि हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई भी मैटर के अंदर ये कह सकते हैं कि आप ये काम करो, या फिर आप ये काम जो कर रहे हो ये गलत है, इस काम को मत करो। ये अधिकार आपको मिलता है आर्टिकल 32 में मैंडेमस के साथ। तीसरा है प्रोहिबिशन, इशूड बाय द हायर कोर्ट। आप हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और वो लोअर कोर्ट को यह आदेश देगी कि जो मैटर आप सुन रहे हो वो मैटर आपकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है, कृपया इस मैटर को सुनना बंद करो और इस मैटर को रेफर करो हमारे पास। यानी कि अगर कोई लोअर कोर्ट अपनी पावर से ज्यादा का केस अगर सुन रही है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसे ये कहलवा सकते हो कि वो उस मैटर के ऊपर अपना कोई जजमेंट ना दे और इस मैटर को हायर कोर्ट्स के पास ट्रांसफर करे। नेक्स्ट आता है सर्शियरी, टू बी सर्टिफाइड। इसके तहत आप हायर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में जा सकते हो और कह सकते हो कि निचली अदालत ने या तो कोई गलत मामला, अपनी जुरिस्डिक्शन से ज्यादा बड़ा मामला जो प्रोहिबिशन में है वो सुन रही है, या फिर सुनने के बाद वो उसके ऊपर फैसला दे चुकी है। सुन रही है या सुनने के बाद उस पर फैसला दे चुकी है, इन दोनों मैटर्स के अंदर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके फैसले को पलट सकती है या फिर उनको कह सकती है कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन से ज्यादा बड़ा फैसला
ज्यादा बड़े जजमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, आप इन प्रोसीडिंग्स को बंद करो और मैटर को इमीडिएटली हमारे पास ट्रांसफर करो। ये है सर्च्योररी। और आखिरी है को वारंटो। को वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी आपके पास। अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, किसी सरकारी नौकरी में, किसी पद पर, सरकारी पद पर बैठा हुआ है और वो व्यक्ति उस पद पर बैठने के लायक नहीं है, यानी उसके पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है जो उस पद पर बैठने के लिए उसे चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को नीचे उतारा जा सकता है को वारंटो का केस फाइल करने के बाद। तो इस तरीके से हमारे आर्टिकल 32 में हमारे को 5 रिट पिटिशंस जो हैं वो दे रखी हैं, जो हम हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स में फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स में हम लोग वो पारित कर सकते हैं, वो हम जा सकते हैं, ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव किया जाए। तो ये हमारे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स थे, 6 फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14 से लेकर 32 में एनश्राइंड है। उसके बाद अगली बात आती है रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर को लेकर, जैसे हमने बात करी थी कि असेंबली करने का आपको अधिकार है, आप इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन आर्म्स लेकर आप इकट्ठे नहीं हो सकते, असला बारूद लेकर आप इकट्ठे नहीं हो सकते। मोरालिटी, आपको बोलने का अधिकार है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सड़क पे खड़े होकर किसी को भी गालियां देनी शुरू कर दोगे। सोवरेनिटी, आप कुछ ऐसा नहीं कह सकते जिससे भारत की सोवरेनिटी अफेक्ट हो, जिससे भारत की प्रभुसत्ता के ऊपर कोई असर पड़े। आप भारत देश के खिलाफ कुछ भी बोलना शुरू करें, अपनी मर्जी के खिलाफ, मर्जी के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या देश की सरकार के खिलाफ या किसी विदेशी सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा बोलना शुरू करें जिससे उस सरकार और भारत सरकार के रिश्तों में खटास पड़े, इस तरह की चीजें जो है आप नहीं कर सकते हैं। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट लगाई हुई हैं। उसके बाद फिर आता है एक्सेप्शंस। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर फंडामेंटल राइट्स में किसी प्रकार की कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं, जैसे आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के बारे में है, यानी जब भारत में मार्शल लॉ लगा हो उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स जो हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट किए जाएंगे या किस तरीके से सस्पेंड किए जाएंगे, ये आर्टिकल 34 के अंदर दिया हुआ है। उसी प्रकार से आर्टिकल 33 के अंदर यह दे रखा है कि भारत में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो पुलिस है, जो आर्मी है, जो सीआरपीएफ है, उनको ये सभी फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं। उनके फंडामेंटल राइट्स को उनकी ड्यूटी की वजह से कॉम्प्रोमाइज किया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि बॉर्डर पे लड़ाई लगी है और कोई आर्मी का जवान ये कहे कि जी राइट टू लाइफ है, मैं तो लड़ने नहीं जाता, मेरे को भी जीने का अधिकार है, मैं तो वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। तो ऐसे अधिकार जो है आर्म्ड फोर्सेस को, सीआरपीएफ वगैरह को, इनको या पुलिस को कुछ ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं। इनके बारे में प्रोविजन आर्टिकल 33 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही दे रखा है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं, किसी केस के अंदर इनके क्या प्रोविजंस हैं, इसका अधिकार, इसको इंटरप्रेट करने का अधिकार केवल और केवल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को ही है। बहुत लंबे टाइम तक एक लड़ाई चली भारत की पार्लियामेंट और जुडिशरी के बारे में कि पार्लियामेंट क्या फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है, कम कर सकती है, अमेंड कर सकती है। जैसा कि हमने लेक्चर के शुरू में डिस्कस किया था कि सरकारों की तो हमेशा से कोशिश है, अगर सरकार का बस चले तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दे। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वो कभी भी फंडामेंटल राइट्स को उतना ज्यादा पसंद नहीं करती है बाय नेचर ऑफ इट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमेशा सरकार की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इसीलिए बहुत लंबे टाइम तक एक चर्चा चली कि क्या फंडामेंटल राइट्स को सरकार कभी भी अपनी मर्जी से खत्म कर सकती है, चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है। तो इसमें बहुत सारे केसेस फाइल हुए, लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारत का जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन को कभी भी ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, कर्टेल कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, रिवोक कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, बशर्ते वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? कोर्ट से किसी ने पूछा कि जी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है?
तो कोर्ट ने कहा कि समय जब आएगा तो हम बताते रहेंगे कि कब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों को हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बताकर सरकार ने जो कानून बनाए उसके खिलाफ या उसको निरस्त करने में उसको यूज किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि जो कानून सरकार ने बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है फंडामेंटल राइट्स को कम करने का, क्या वो उचित है या उचित नहीं है। अगर उनको लगता है कि हमारे संविधान की जो आत्मा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको वायलेट किया गया है इस कानून को बनाकर, तो वो उस कानून को निरस्त कर सकती है। तो इस तरीके से एक बैलेंस बनाया हुआ है फंडामेंटल राइट्स में पार्लियामेंट और कोर्ट्स के बीच में। हमने एक पर्टिकुलर लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि भारत की जो कोर्ट्स हैं वो काफी इंडिपेंडेंट है। उनकी इंडिपेंडेंस का हमारे को यही फायदा है कि भविष्य में या कभी भी हमारे जो देश की सरकार है, ये जो पार्लियामेंट है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करते हुए अगर कोई कानून बनाती है तो उस कानून को हमारी जो पार्लियामेंट, जो हमारी जुडिशरी है, वो निरस्त कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देकर। तो ये था हमारा लेक्चर आज फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बहुत एग्जॉस्टिव लेक्चर हो सकता है ये आपके लिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ठीक लगा होगा। अगर इसके बारे में आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या अपने कमेंट देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।